बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम साइलेज के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे कि ये साइलेज है क्या, और ये जो है वो कमर्शियल डेयरी फार्म्स के अंदर या स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स जिन्होंने थोड़े जानवर रखे हुए हैं उनके लिए ये ज़रूरी क्यों है, और इसके लिए कौन सी जो है वो क्रॉप्स या कौन सी फसलें इसके लिए जो है वो ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाता है, या कौन सी फसलें इसके लिए मौजू हैं, और इसको बनाने के मराहल जो है वो कौन कौन से हैं, और अच्छे साइलेज की पहचान जो है वो क्या है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो अच्छे साइलेज में होने चाहिए। तो पहले तो साइलेज होता क्या है। बेसिकली साइलेज हम फसल को अपनी को महफूज बनाते हैं लंबे अरसे के लिए, उसको 65% उसमें नमी रख के, और दूसरी यह है कि हम इसको अपनी जो फसल है, फॉडर क्रॉप है, वी प्रिजर्व दैट बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक कंडीशंस दे के उसको प्रिजर्व करते हैं, एंड बाय लोअरिंग दी पीएच ऑफ द फॉडर। जो हमारे फॉडर की पीएच होती है उसको वोलाटाइल फैटी एसिड, जो एसिटिक एसिड है, प्रोपाइनिक एसिड है, बुटारिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, जो इनके ज़रिए उसकी पीएच को कम करके हम महफूज बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये क्यों ज़रूरी है, वाई साइलेज इज़ इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी। पहली बात यह है कि जो हमारा जो किसान हजरात हैं उनका जो ज़्यादातर दारोमदार होता है वो फॉडर क्रॉप्स के ऊपर होता है। जो हम फीडिंग के हवाले से, फीडिंग मैनेजमेंट, फार्मर्स आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन ग्रीन फॉडर, और हमारी फॉडर क्रॉप्स में जो है वो ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ज़्यादा आबादी बढ़ने की वजह से हमारे फॉडर क्रॉप्स की कल्टीवेशन का एरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है, एंड उसमें दो तरह के शॉर्टेज के पीरियड्स आते हैं। एक जो है वो सारगम या ज्वार की काश्त से जो है वो पहले जो मई जून के अंदर होता है, और दूसरा बरसीम की काश्त से पहले जो अक्टूबर नवंबर के अंदर है, हमारे यहाँ फॉडर की शॉर्टेज होती है। तो उस जो ग्रीन फॉडर की शॉर्टेज है उस गैप को फुलफिल करने के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है साइलेज। सेकेंडली, हम अपनी जो फॉडर क्रॉप्स के हवाले से ज़मीन है उसका हम एफिशिएंटली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खेत हमारा जो है वो नॉर्मली 20-25 दिनों में उसको हमने काट कर दोबारा कल्टीवेशन के काबिल बनाना था, वो खेत वो जो है वो एकड़ हम एक ही दिन में उसकी जो है वो कटाई करके साइलेज बना के हम सेकंड डे के ऊपर जो है वो उसको हम काश्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एफिशिएंट हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन जो है वो कोई भी जो कुदरती आफात हैं, फ्लडिंग है, अर्थक्वेक है या बारिश है, उन दिनों के अंदर जो है वो या हमें लेबर की शॉर्टेज है, जैसा कि गंदम की कटाई के दिनों में होता है, हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं होती फॉडर को कट करने के लिए, तो उन दिनों के अंदर जो है वो साइलेज एक बना बनाया हमारे पास जो है वो चारा होता है, तो उसके लिए हमें जो है वो किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। चौथे नंबर के ऊपर जानवर की लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फेजेस होती हैं जहाँ के ऊपर उसको ड्राई मैटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उतना वो इनटेक नहीं कर पाता, यानी उतना ड्राई मैटर वो खा नहीं सकता जितना उसको चाहिए होता है। जैसा कि लेट प्रेगनेंसी जो है, या उन दिनों के अंदर, या जो है वो उसको डिलीवरी के, पार्चुरेशन के, किडिंग के, लैम्बिंग के फ़ौरन बाद जो पहले 4-5 हफ्ते होते हैं वहाँ के ऊपर उसकी ड्राई मैटर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही होती, तो उन दिनों के अंदर अगर हम सब्ज़ चारा देंगे उसके अंदर ड्राई मैटर कम होता है, 18%, 15% या 20% होता है। लेकिन साइलेज के अंदर जो ड्राई मैटर है 35%, 35 to 38% होता है, जो कि उसकी ड्राई मैटर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो सफिशेंट होता है। तो ये इसके जो है वो बहुत ही बुनियादी बेनिफिट्स हैं साइलेज के। तीसरी चीज़ जो अहम है कि इसमें कौन कौन सी फसलें जो है वो हमें
उनका इंतखाब करना चाहिए। तो इसमें जो प्रेफरेंस का अगर हम आर्डर देखें कि सबसे जो मौजू फसल है सालिज के लिए, दैट इज़ मेज़, कॉर्न या मकई जिसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ज्वार आती है, सॉरगम जिसे हम कहते हैं। मिलेट तीसरे नंबर के ऊपर आता है, सबसे नीचे बाजरा। फिर उसके बाद जो है वो ओट्स या जई या जवी जिसको हम कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 4 फसलों जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइलेज बनाया जाता है वो मकई का बनाया जाता है। वजह उसकी इन फसलों को सिलेक्ट करने की ये होती है कि हमने इनकी एनारोबिक फर्मेंटेशन करवानी है, और फर्मेंटेशन हो रही होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स की, जिन्हें हम फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो हम ये फसलें इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि इनके अंदर जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका लेवल ज़्यादा होता है, जिनकी फर्मेंटेशन होके वोलेटाइल फैटी एसिड से बनना होता है और पीएच लो होनी होती है। तो अच्छी फर्मेंटेशन होती है जिनमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और मकई के अंदर ये सबसे जो है वो ज़्यादा होते हैं, कि इसीलिए हम मकई का इंतखाब जो है वो ज़्यादा करते हैं। और इसमें तकरीबन 9% तक जो है वो क्रूड प्रोटीन का भी लेवल होता है, जो मकई का साइलेज होता है। तो अब हम आते हैं कि इसकी जो कॉर्न है, जो मकई है, इसकी सोइंग को 2 तरीके हैं हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर इसको काश्त करने के। या तो इसको रोज़ के अंदर, खेलियों के अंदर लगाया जाता है, या हम इसको जो है वो छिट्टा देकर लगाते हैं, जिसको ब्रॉडकास्टिंग वाला मेथड कहते हैं। और ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो रोज़ के अंदर, जो इसको जो है वो कतारों के अंदर लगाने का तरीका है, रो प्लांटर के ज़रिए, वो बेस्ट है। और इसमें इसके सीज़न के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हर सीज़न में अब मकई जो है वो काश्त की जा सकती है, सिवाय वो दिसंबर और जनवरी वाले महीने के। ज़्यादातर जो है वो बहारिया मकई हमारे यहाँ होती है। बहारिया मकई ये फरवरी मार्च के अंदर जो है वो इसकी काश्त की जाती है, या दूसरा जो है वो जुलाई वाला सीज़न होता है, उसके अंदर हम काश्त करते हैं मकई को। साइलेज वाले मकई थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी मकई के 2 मकासद होते हैं हमारे यहाँ। या तो हम इसको ग्रेन के लिए, छली के लिए, दाने के लिए लगा रहे होते हैं, या हम साइलेज के लिए लगा रहे होते हैं, या कुछ इसको सब्ज़ चारे के तौर पर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है मकई को जो है वो। चौथी इसके अंदर चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये भी है कि इसमें हमने 1 एकड़ के अंदर अपनी प्लांट की तादाद को कितना रखना है। तो एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि रो टू रो डिस्टेंस, यानी एक रो से, एक कतार से दूसरी रो का डिस्टेंस तकरीबन 60 से 70 सेंटीमीटर रिकमेंडेड है, 60 to 70 सेंटीमीटर। और जो पौधे का पौधे से फासला, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है, दैट इज़ वो 20 से 25 सेंटीमीटर इसमें रिकमेंडेड है। और हमें 1 एकड़ के अंदर तकरीबन जो प्लांट, जो रिकमेंडेड प्लांट्स हैं, वो 30,000 से 35,000 के दरमियान है। वी मस्ट हैव 30 to 35,000 प्लांट्स पर एकड़ जब हम मकई को काश्त कर रहे हों फॉर द पर्पज़ ऑफ साइलेज मेकिंग। ये इससे कम होंगे तो हमारी ड्राई मैटर की यील्ड मुतासर होगी, हमें उतना जो है वो उतने टन फॉडर, उतने टन चारा साइलेज के लिए दस्तयाब नहीं होगा। अगर हम इससे ज़्यादा प्लांट्स करेंगे तो फिर हमें थोड़ा उसके जो है वो और तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स उनका सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ जो है वो जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो साइलो की टाइप है। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि साइलो क्या होता है। साइलो कोई भी ऐसी चीज़, एनी इक्विपमेंट, एनी जो है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम साइलेज बनाते हैं, उसको साइलो कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये, जैसा कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, 3, 4, 5 टाइप के साइलो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जिसमें बंकर है पहले नंबर को, टॉप लेफ्ट के ऊपर बंकर है, फिर उसके राइट के ऊपर बेल्स आपको नज़र आ रही हैं, देन वर्टिकल साइलो जिसको हम टावर साइलो कहते हैं, फिर कुछ गड़ा खोद कर भी साइलेज बनाया जाता है जिसको पिट साइलो कहते हैं। जो ज़्यादा जो है वो कॉमनली जो यूज्ड टाइप्स हैं उसमें बंकर और बेल्स बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा। जो बंकर होता है उसमें 2 साइड वाल्स सिर्फ होनी चाहिए। इसमें पहले जो है वो कुछ लोग बैक वाल्स बनाते थे कि जो पिछली दीवार है वो भी बना लेते थे,
उसमें प्रेसिंग का मसला आता है कि जो ट्रैक्टर जिसके ज़रिए हम जब फॉडर को प्रेस करेंगे तो वो ट्रैक्टर दूसरी तरफ नहीं जा सकेगा, वो वाला एरिया जो वाल के साथ वाला एरिया वो उसमें अच्छी प्रेसिंग नहीं हो पाएगी। और प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम साइलेज बना रहे होते हैं। एक तो हमने सिर्फ 2 दीवारें साइड वाल्स बनानी है, और दूसरा ये है कि उसको थोड़ा सा दरमियान से जो फर्श है उसका थोड़ा सा जो है वो एलिवेटेड रखना है ताकि उसमें ड्रेनेज का इशू ना हो। दूसरी ये है कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए इस साइलो की या बंकर की चौड़ाई, वो तकरीबन ट्रैक्टर की चौड़ाई से डबल होनी चाहिए। अगर ये यानी 8 से 10 फीट मिनिमम इसकी चौड़ाई जो है वो आपके साइलो की, आपके बंकर की जो चौड़ाई है मिनिमम वो 10 फीट होनी चाहिए, 8 से 10 फीट। अगर इसे कम होगा तो वो ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो वहीं पे घूमते रहेंगे, दरमियान वाली जगहों पे प्रेसिंग नहीं हो पाएगी। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि जब आप पीछे वाली दीवार बैक वाल नहीं बनाएंगे तो उसका आपको यह भी फायदा होगा कि जब आप आधा बंकर यूज़ कर लेंगे, खिला लेंगे अपने जानवरों को, तो वो तो खाली हो गया। आप उसको दूसरी तरफ से खिलाना शुरू कर दें। जो पहला आपने हिस्सा खाली किया इसको आप दोबारा अपनी जो मकई है उसको स्टोर कर लें फॉर साइलेज। तो इससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रही है आपके बंकर की जब आप बैक वाल नहीं बना रहे। दूसरा ये बेल्स वाला तरीका बहुत जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है कि इसमें आप 60 केजी की बेल्स हैं या 100 केजी की बेल्स आ रही हैं, या इवन 1 टन 1000 केजी की बेल्स आ रही हैं इसके अंदर जो है वो बेल साइलेज के अंदर। इसका बेल साइलेज का ये फ़ायदा होता है कि इसको आपको आप अपने फार्म की कैपेसिटी के लिहाज से जो है वो बेल मंगवाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी 100 किलो रोज़ाना साइलेज आपका फार्म के ऊपर यूज़ होना है, तो आप 100 किलो की बेल मंगवा लेते हैं और वही बेल खोलते हैं, उसको एक डे के अंदर, एक दिन के अंदर आप उसको पूरी की पूरी बेल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें आपको सेकेंडरी एरोबिक एक्सपोजर हम जिसको कहते हैं, या जो साइलेज की डिटीरियोरेशन होती है जब आप उसको खोलते हैं उसका आपको अंदेशा नहीं होता, जो कि बंकर के अंदर हमें प्रॉब्लम आता है कि अगर आप इसको जो है वो खुला छोड़ दें तो आपका साइलेज ख़राब होना शुरू हो जाएगा दोबारा जब आप उसको एयर का एक्सपोजर देंगे। आगे ये कुछ सालों की कैपेसिटी है कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास जो मकई हम जो है वो जिसका साइलेज बनाना चाह रहे हैं वो कितनी है। तकरीबन जो 1 एकड़ मकई का होता है हमारी कंडीशंस के अंदर वो उसकी जो है वो 25 से 30 टन के जो है वो राउंड अबाउट इतनी उसकी पैदावार होती है कि 25,000 किलो से 30,000 किलो। तो अगर हमारा साइलेज 8 फीट उसकी हाइट है और 50 फीट वो जो है वो उसकी विड्थ है और 100 फीट उसकी लेंथ है, तो उसके अंदर तकरीबन जो है वो जो साइलेज है वो 438 जो है वो टन इसके अंदर जो है वो उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे लाइक 20 फीट हाइट, 150 फीट विड्थ एंड 500 फीट लेंथ, उसके अंदर इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो साइलेज इसके अंदर कैपेसिटी होगी अपने अंदर स्टोर करने की। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने मकई काश्त कर ली, जैसे भी उसको रो के अंदर या हार्वेस्टिंग के, अब ये देखना है कि इसको हमने काटना किस टाइम है। जब हमने साइलेज बनाना है इसकी कौन सी स्टेज है जिसके ऊपर आपने फसल को काटना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें फसल उस वक्त काटनी है जब उसके अंदर नमी का तनासब मॉइस्चर लेवल 65% 65% तक हो। इससे ये होगा कि इसमें डाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज नहीं आएंगे। जब हम इससे ज़्यादा जो है वो ड्राई मैटर के ऊपर जाएंगे, लेट से कि उसमें मॉइस्चर जैसे जैसे फसल बढ़ती है उसके अंदर नमी का लेवल कम होता जाता है। अगर हम इसको 50% मॉइस्चर के ऊपर काटेंगे, बहुत लेट काटेंगे, मैच्योर फसल को काटेंगे, तो हम उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, उसके अंदर क्रूड फाइबर का लेवल, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल, लिग्निन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे जानवर को हजम करने के अंदर उसको जो है वो मुश्किलात होंगी। तो पहली बात तो यह है कि इसको हमने 65%
मॉइस्चर लेवल के ऊपर अपनी फसल को काटना है। इसका जो है वो आप सिंपल सा तरीका इसको चेक करने का ये होता है कि आप जो कुतरा हुआ चारा है, चॉप्ड फाडर को अपनी जो है वो एक हाथ के अंदर लें, उसको प्रेस करें। जब उसकी बाल बन जाए तो अगर तो वो 2 से 4 सेकंड के अंदर बाल ओपन हो रही है तो ये लेवल अटेन हुआ होता है। अगर वो बहुत जल्दी बाल ओपन हो रही है इट मीन्स आपकी फसल बहुत ज़्यादा ड्राई है, ड्राई मैटर उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और अगर बाल ओपन ही नहीं हो रहा 5, 6, 7 सेकंड के बाद भी, इसका मतलब यह है कि आपकी फसल में नमी का तनासब ज़्यादा है। तो अभी जो है वो आपकी फसल इस काबिल नहीं हुई कि उसको साइलेज के लिए काटा जाए। इसको जो है वो एक और तरीका है कि जिसमें हम टर्म यूज़ करते हैं हाफ मिल्क लाइन की। जैसा कि आपको तस्वीर में नीचे नज़र आ रहा है कि उसमें जब मकई का जो दाना है वो आधा दूधिया हो और आधा उसमें जो है वो स्टार्ची या येलोइश हो, वो फेज़ होती है उसमें हाफ मिल्क लाइन। ये वाली स्टेज होती है जब हम मकई को साइलेज के लिए जो है वो काटते हैं। इसमें जो है वो एक और इसमें चेक करने का तरीका है कि जो दाने के ऊपर जो डिप्रेशन है या गड़ा आपको नज़र आता है वो जब विजिबल होना शुरू हो जाए तो वो वाली फेज़ होती है जब हम जो है वो 65% मॉइस्चर लेवल उसको कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो हमने फसल को अब काट लिया। अब इसको काटना जो है वो किस लेंथ में काटना है, चॉपिंग लेंथ, उसका साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉपिंग लेंथ क्यों, ये जो रिकमेंडेड है कि ये 2/3 पौनी इंच से लेकर तकरीबन 1 इंच आपका जो है वो चॉपिंग साइज होना चाहिए जब आप अपनी मकई को साइलेज के लिए काट रहे हैं। अगर हम जो है वो ज़्यादा साइज में जो है वो चारा काटेंगे, चॉपिंग लेंथ ज़्यादा होगी तो उससे प्रेसिंग प्रॉपर नहीं होगी, दरमियान में स्पेसेस रह जाएंगी। तो हमें चाहिए एनारोबिक जो है वो कंडीशंस, तो वो उससे एरोबिक फर्मेंटेशन डेवलप होगी जिसमें हमें जो है वो नुकसान हो सकता है। और अगर हमारी चॉपिंग लेंथ बहुत कम होगी, मीन आधा इंच या इससे भी कम होगी, तो फिर जानवर को च्यू कम करना पड़ेगा, चबाना कम पड़ेगा और इसके नतीजे में स्लाइवा कम प्रोड्यूस होगा। स्लाइवा जो है वो एक बफर का रोल प्ले करता है रूमन के अंदर। तो रूमिनल जो है वो एसिडोसिस, रूमन की पीएच डिस्टर्ब होगी, रूमिनल एसिडोसिस का जो है वो हमें इसमें जो है वो प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो है वो प्रेसिंग का है कि हमने लेयर बाय लेयर प्रेसिंग करनी है। हमने फसल को काट लिया, चॉपिंग कर ली, अब इसको जो है वो बंकर के अंदर डाल के 6 इंच की लेयर्स बिछा के उसके ऊपर ट्रैक्टर से या किसी भी जो है वो चीज़ से प्रेसिंग करनी है लेयर बाय लेयर। और फिर उसको जो है वो ऊपर से जो है वो आपने पॉलीथीन या कोई भी चीज़ डाल के उसको जो है वो एयर टाइट कर देना ताकि एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो। या सेकंड जो है वो जो बेल्स वाला है उसमें बेल वाली मशीन होती है, उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर और जो है वो बेलर उसके ऊपर जो है वो रैप होता जाता है, जो शापर है या पॉलीथीन है उसके इर्द गिर्द रैप होकर वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो बेल की शक्ल में ले आती है। आगे ये है कि जो इसमें फर्मेंटेशन की फेजेस कौन कौन सी हैं। जब हम साइलेज को फौरी तौर पर चारे को हम जो है वो पिट के अंदर या बंकर के अंदर हम डालते हैं तो पहला जो दिन होता है, पहले 24 से 48 घंटे उसमें एरोबिक फेज चलती है जिसके अंदर जो उसके अंदर शुगर्स हैं या ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, हीट के अंदर और वाटर के अंदर। हमने इस फेज को मिनिमाइज करना होता है अच्छी प्रेसिंग के ज़रिए। अच्छी प्रेसिंग, एनारोबिक कंडीशंस अच्छी तरह दे के इस स्टेज को हमने जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है ताकि ये जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो जो हमारे चारे को नुकसान दे रही है, या ज़्यादा पानी भी इसके अंदर प्रोड्यूस ना हो जो कि हमारे चारे को आगे नुकसान देगा। सेकेंड, थर्ड, फोर ये फेजेस इनके अंदर फर्मेंटेशन होती है, एनारोबिक होती है, उसमें शुगर्स फेज़ 2 के अंदर एसिटिक एसिड के अंदर मेनली कन्वर्ट हो रही होती हैं। हमें ज़्यादा जो है वो एसिड चाहिए, वो लैक्टिक एसिड होता है जो कि जल्दी से जल्दी पीएच को डाउन करता है। वो अगली वाली फेजेस के अंदर जो है वो ज़्यादातर शुगर्स की एनारोबिक फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये प्रोसेस तकरीबन 30-35 दिन, या अगर आप जो है वो इनाकुलम डाल रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो फर्मेंटेशन के अमल को तेज़ करती हैं, तो ये जो है वो 20 से 25 दिनों के अंदर भी ये साइलेज तैयार हो जाता है। और अगर आप उसके बाद आफ्टर डे 21 या 35 जब आपका साइलेज बन गया है
इसके बाद स्टेबल फेज स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसको एयर का एक्सपोजर नहीं देते। तो अगर आप इसको एयर का एक्सपोजर देते हैं तो फिर सेकेंडरी एरोबिक स्पाइलेज हम जिसको कहते हैं कि एयर देने की वजह से आपका साइलेज फिर एरोबिक फेज की वजह से डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, जो है वो एक ख़राब अमल है। आखिरी जो चीज़ है कि अच्छे साइलेज की क्या पहचान है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक तो उसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। ग्रीनिश टू ग्रीनिश ब्राउन उसका जो है वो साइलेज जब तैयार हो जाए तो उसका रंग सब्ज़, जिस तरह का फसल का रंग होता है सब्ज़ या ग्रीनिश ब्राउन जो है वो होना चाहिए। उसमें से कुछ एसिडिक सा उसका अरोमा, प्लेजेंट अरोमा और टेस्ट उसका एसिडिक होना चाहिए। उसके ऊपर कोई फंगस की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कोई उसका टेक्सचर जो है वो स्टिकी नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साइलेज की पीएच है। जो वोलाटाइल फैटी एसिड्स, जितने ज़्यादा लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा उतनी पीएच कम होगी। ये अच्छी फर्मेंटेशन को इंडिकेट कर रही होती है। जितनी अच्छी आपके साइलेज की फर्मेंटेशन हुई होगी उतनी ही उसकी पीएच जो है वो नीचे जाएगी। मीन टू से कि इसमें पीएच हमें जो डिज़ायर्ड है वो 3.8 4 जो है वो होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छे साइलेज के लिए ये ज़रूरी है। इसको चेक करने का भी आसान तरीका है कि आप 100 ml ल्यूक वार्म वाटर लें, एक जो है वो पानी के अंदर 50 ग्राम आप साइलेज का सैंपल डालें, उसको अच्छी तरह से शेक करके उसको आप कपड़े के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए नथाल लें और जो पानी हो उसके अंदर फिर जो है वो पीएच पेपर या पीएच स्ट्रिप के ज़रिए आप उसकी जो है वो पीएच चेक कर सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में बेसिकली हमने ये डिस्कस किया है कि साइलेज होता क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, कौन सी फसलें इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, किस स्टेज के ऊपर आपने मकई को काटना है, चॉपिंग साइज़ क्या होना चाहिए, बंकर की कैपेसिटी क्या होना चाहिए और बंकर बनाते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और फेजेस कौन कौन सी हैं फर्मेंटेशन की, और अच्छे साइलेज की जो है वो पहचान क्या है।